नमस्ते। आज हम अगले लगभग 1.5-2 घंटों में ग्राहकों के बारे में बात करेंगे। और आइए देखते हैं हम किन मुख्य विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ग्राहक और उनके प्रकार, और उसके पश्चात ग्राहकों की जरूरतें। तो अभी ग्राहकों और उनके प्रकार पे थोड़ा विचार विमर्श करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन एक बार। अगर आपने बाकी वीडियो देखे हैं तो ये आपने देख लिया होगा, नहीं तो अभी कुछ मिनटों के लिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं। तो हम ग्राहकों के बारे में विस्तार से क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि व्यापार की लाभप्रदता के लिए 5 पहलू महत्वपूर्ण हैं, और उनमें से सबसे पहले पहलू में अगर आप देखेंगे वो है ग्राहक और प्रतिद्वंदी, या इंग्लिश में कहें तो कस्टमर्स एंड कंपटीशन। बाकी 4 पहलू क्या हैं? क्षमताएं या कैपेबिलिटीज, लागत और लाभ, मतलब इंग्लिश में कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, पूंजी या कैपिटल, और व्यापार का वातावरण, मतलब एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो व्यापार की लाभप्रदता और कई समय तक व्यापार को लाभप्रदता के साथ चलाने के लिए इन 5 पहलुओं के बारे में सोचना अनिवार्य है। तो इनको किस प्रकार से हम याद रखते हैं? एक आसान तरीका है 4C+E। और 4C+E क्यों? कस्टमर्स एंड कंपटीशन, कैपेबिलिटीज, कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स, कैपिटल और एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ग्राहक और प्रतिद्वंदी, क्षमताएं, लागत और लाभ, पूंजी और व्यापार का वातावरण। तो ये 5 पहलू हैं। तो इनमें से पहला पहलू है कस्टमर्स या ग्राहक। तो सबसे पहले इसी पे गौर करते हैं। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि ग्राहक है कौन? हम ग्राहक का डेफिनेशन या ग्राहक कौन होते हैं, इसको सुनिश्चित किस प्रकार से करें? तो ग्राहक वे होते हैं जो व्यापार को उनकी उत्पाद या सेवाओं के लिए पैसों का भुगतान करते हैं। ये याद रखना बहुत ही अनिवार्य है हर प्रकार के व्यापार के लिए, चाहे आपका व्यापार उत्पादन का हो या सेवाओं का हो या क्रय विक्रय का व्यापार हो। आपके ग्राहक वही हैं जो उत्पाद या सेवाओं के लिए आपको पैसे देते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं 2-3। तो मान लीजिए अमन की स्टेशनरी की दुकान है, वो पुस्तकें, किताबें, पेन, पेंसिल वगैरह वगैरह बेचता है। तो कुछ लोग आके उसके दुकान से कोई किताब खरीदता है, कोई पुस्तक, कोई पेन, और वो उसको पैसे देते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं, उसकी दुकान से छोटी छोटी टॉफी खरीद के जाते हैं, उसको 1 रुपया देते हैं। वो भी ग्राहक है, उन्होंने पैसे दिए। कुछ बुजुर्ग लोग भी शायद कभी एक किताब या एक पेन खरीदने आते हैं, उसके वो पैसे दे देते हैं, वो भी ग्राहक हैं। अब एक दिन अमन के भाई का बेटा आता है और उसकी दुकान से एक किताब लेके जाता है, एक नोटबुक लेके जाता है, पर उसके वो पैसे नहीं देता है क्योंकि अमन उसके रिश्तेदार हैं। तो क्या इस छोटे से बच्चे को अब हम ग्राहक कहेंगे इस दुकान का? तो ये छोटा सा बच्चा ग्राहक नहीं कहलाता है क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए। वो अमन की दुकान से वस्तु तो लेके गया है पर उसने बदले में पैसों का भुगतान नहीं किया है, इसलिए वो ग्राहक नहीं है।
दूसरा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी सब्जी बेचने का व्यापार हो और आप किसी कॉलेज की कैंटीन को बेचने का सोचते हो, और उसके पहले आप सैंपल या उदाहरण के तौर पर उन्हें कुछ सब्जी फ्री देते हो। जो कैंटीन में काम करते हैं उन्हें कुछ सब्जी फ्री देते हो ताकि वो उस सब्जी को पकाकर आपके सब्जियों की गुणवत्ता या क्वालिटी समझ सके। अभी आपने ये फ्री में दिए, आपको इसके लिए पैसे नहीं मिले, क्या आप इसको सेल समझेंगे और इनको आपका ग्राहक मानेंगे? तो इन्होंने भी पैसे नहीं दिए हैं, तो न वो आपके ग्राहक हैं और न ये आपका सेल है। उसी तरह से एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हाईवे के पास रामू की चाय की दुकान है। इसको हम रामूस टेस्टी टी स्टोर बुलाते हैं उदाहरण के लिए। अभी मान लीजिए कई लोग जो हाईवे पे हैं, शायद कार में चल रहे हैं वगैरह, उनको जब प्यास आती है या कुछ खाने का मन करता है, वो इस टी स्टॉल पे रुकते हैं, चाय पीते हैं और शायद कुछ बिस्किट खरीदते हैं या समोसे खाते हैं, पैसे देते हैं और आगे जाते हैं। तो ये सब इस रामू के टेस्टी टी स्टॉल के ग्राहक हैं। पर अभी मान लीजिए हाईवे है, वहां पे बसें भी काफी चलती हैं। रामू बस के ड्राइवर और कंडक्टर को मुफ्त में चाय और बिस्किट देता है, क्योंकि जब वो उसके दुकान के पास बस रोकते हैं तो बाकी सारे पैसेंजर रामू से ही सामान खरीदते हैं और रामू की काफी बिक्री हो जाती है। तो अब आप ड्राइवर और कंडक्टर को भी ग्राहक समझेंगे क्या? तो उन्होंने तो पैसे दिए नहीं, उन्हें तो मुफ्त की चाय और बिस्किट मिल रहे हैं, तो उनको भी रामू ग्राहक नहीं समझेगा। उसके व्यापार के लिए ये ड्राइवर और कंडक्टर जिनको मुफ्त का मिला है चाय और बिस्किट, वो ग्राहक नहीं है। तो कहने मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ग्राहक वे होते हैं जो व्यापार को उनके उत्पाद या सेवाओं के लिए सीधे पैसों का भुगतान करते हैं। जो पैसों का भुगतान नहीं किया किसी ने, तो वो आपके ग्राहक नहीं है। इसी से संबंधित एक और पॉइंट कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यापार में उस व्यक्ति को भी उत्पाद या सेवा बेची जा सकती है जो उस उत्पाद का उपयोग करता न हो। तो ग्राहक, व्यापार का ग्राहक या जो उस उत्पाद या सेवा के लिए पैसे देता है, व्यापार में ग्राहक और उपयोगकर्ता या उपभोक्ता अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। पहला उदाहरण उत्पादन व्यापार से है और ये रामू की टेस्टी टी शॉप के बारे में ही है, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रामू के टेस्टी चाय की दुकान में आती है। छोटी लड़की को चॉकलेट चाहिए, माँ उसके लिए चॉकलेट खरीदती है और पैसों का भुगतान करती है, लेकिन चॉकलेट तो वो छोटी लड़की खाती है। तो इन दोनों में से हम माँ को ग्राहक कहेंगे क्योंकि उन्होंने पैसों का भुगतान किया था, और उनकी बेटी को उपभोक्ता या उपयोगकर्ता कहेंगे। उसी तरह से दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं क्रय विक्रय के व्यापार का। मान लीजिए कनकू जनरल स्टोर नाम की एक किराने की दुकान है। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ कनकू के किराने की दुकान पर आता है। उसके पिता उसके लिए एक नोटबुक या लिखने वाली कॉपी खरीदते हैं, लेकिन होता तो वो उस लड़के के लिए ही है। पिताजी पैसे जरूर देते हैं, लेकिन उस नोटबुक का इस्तेमाल तो उनका बेटा ही करता है। तो इस केस में भी जो ग्राहक हैं वो पिता हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए
हालांकि उस नोटबुक का इस्तेमाल लड़का करेगा। तो ग्राहक उसके पिता हैं और उपयोगकर्ता लड़का है, उनका बेटा। एक तीसरा उदाहरण भी है, अभी सेवा व्यापार का भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नमिता का एक ब्यूटी पार्लर है, नमिताज ब्यूटी पार्लर, और नमिता कई प्रकार की सेवाएं आसपास की महिलाओं के लिए करती हैं। उनका हेयर कट करती हैं, शादी होने वाली है तो ब्राइडल मेकअप करती हैं, उनके आईब्रोज करती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, बहुत कुछ, बहुत कई सेवाएं नमिता देती हैं। अभी एक दुल्हन आती है उनकी दुकान पे अपनी माँ के साथ अपनी शादी का मेकअप करवाने के लिए। अब इसके लिए माँ पैसों का भुगतान करती हैं, तो दुल्हन में से और माँ में से भी माँ को हम ग्राहक कहेंगे, हालांकि मेकअप दुल्हन करा रही है और नमिता जो सेवा दे रही है उसका उपयोग भी दुल्हन ही कर रही है। पर पैसे माँ ने दिए, इसलिए माँ ग्राहक कहलाएंगी। तो ये हमेशा याद रखना है कि व्यापार में ग्राहक वो है जो आपकी सेवा या उत्पाद के बदले में पैसों का भुगतान करे। और कई बार ऐसा होता है कि उत्पाद या सेवा का में उपयोग करने वाला व्यक्ति एक होता है और ग्राहक दूसरा होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। ग्राहक कई प्रकार के होते हैं, और अब हम ग्राहक किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हम ग्राहकों को अलग अलग गुटों में विभाजित कर सकते हैं, उन्हें बेहतर समझने के लिए अभी ये देखते हैं। अभी अगर आपने जो जिन व्यापारों के बारे में अभी हमने चर्चा की, चाहे वो रामू के चाय की दुकान हो, चाहे वो नमिता का ब्यूटी पार्लर हो, कनकू जी का किराना का दुकान हो, अमन की स्टेशनरी की दुकान हो, इनमें से किसी के बारे में भी आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ से आकर सामान खरीदते हैं या सेवा का उपयोग करते हैं। तो इन अलग अलग लोगों को कई प्रकार से हम कुछ कारकों या तत्व या फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इनको अलग अलग प्रकारों से विभाजित कर सकते हैं। कुछ सामान्य कारक दिए गए हैं नीचे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, किसी विशेष ग्राहक के बारे में सोच रहे हो, तो सोच सकते हैं कि उनका उम्र क्या है, वो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, क्या है उनकी उम्र, फिर वो स्त्री है या पुरुष हैं। तो जैसे नमिता के ब्यूटी पार्लर में अनुमान से हम कह सकते हैं, इतना समझ सकते हैं कि अधिकतर महिलाएं जाती होंगी। पर अब जो महिलाएं जाती है उनमें से अधिकतर किस उम्र की हैं? वृद्ध महिलाएं जाती होंगी या कॉलेज वाली लड़कियां या गृहिणियां, ये समझना, फिर वो समझना पड़ेगा। शिक्षा के स्तर के अनुसार विभाजित कर सकते हैं, वो जहां रहते हैं उसके अनुसार। तो कई बार हम ये भी सोच सकते हैं कि ग्राहक गांव वाले हैं तो उनको अलग प्रकार का उत्पाद या सेवा चाहिए होगा, शहर में रहने वालों को अलग प्रकार की चीजें चाहिए, शहर में भी अलग अलग तरह के अलग अलग एरिया में रहने वाले लोगों को अलग प्रकार की वस्तु या सेवा की जरूरत होती है। तो वो कहाँ रहते हैं इससे फर्क पड़ता है। कई बार अलग एरिया में रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता भी अलग होती है, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। वो कहाँ काम करते हैं, तो मजदूर हैं, खेती का काम करते हैं, ऑफिस में हैं, कॉलेज जाते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, उस कारक के तो
बेसिस पर भी हम इनको अलग अलग गुटों में विभाजित कर सकते हैं, या आय के स्तर अनुसार। और हम इस प्रकार से ग्राहकों को गुटों में विभाजित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में सोचने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नीचे मुख्य बिंदु देखेंगे, अलग अलग प्रकार के ग्राहकों की पसंद और जरूरतें भी अलग अलग होंगी। तो हमारे व्यापार की बिक्री तभी बढ़ेगी और उसकी लाभप्रदता तभी बेहतर होगी जब हम समझेंगे कि हमारे ग्राहक किस किस प्रकार के हैं और हम इनकी पसंद और जरूरतें क्या हैं, हम इनसे किस तरह से अपनी बिक्री बढ़ाएं। अभी यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगी, इसका जवाब अभी डिस्कस नहीं करूंगी, इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपके पास कुछ मिनट हैं तो आप ये प्रश्न सुनने के बाद पॉज कर दीजिए और आप इसके जवाब के बारे में सोचिए। उसके बाद बाकी का वीडियो फिर से देखना चालू कीजिए। प्रश्न ये है, रामू की स्वादिष्ट चाय की दुकान या टेस्टी टी शॉप के लिए उपरोक्त कारकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की पहचान करें। तो उपरोक्त क्या क्या कारक हैं? उम्र से, लिंग या जेंडर के अनुसार कि वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, शिक्षा के स्तर के अनुसार वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, ग्राहकों के आय की स्तर अलग है क्या। तो रामू के स्वादिष्ट चाय की दुकान के लिए इन सब कारणों के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की पहचान करें। और क्या आप अधिक कारकों के नाम बता सकते हैं? आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर ये रामू की स्वादिष्ट चाय की दुकान हाईवे के किनारे है, हाईवे के पास है, तो किस प्रकार के ग्राहक जाएंगे और आप इन कारकों के बेसिस पर उन्हें किस किस प्रकार के गुटों में विभाजित करेंगे। ओके, अभी मैं समझ लेती हूं कि आपने कुछ मिनट रामू की टेस्टी टी शॉप के बारे में और उसके ग्राहकों के प्रकार के बारे में सोचने में लगा दिए हैं और मैं आगे बढ़ती हूं। अभी हमने समझ लिया है कि आमतौर पर ग्राहक कई कई प्रकार के होते हैं। इसमें थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं, कुछ उदाहरण हैं। तो नमिता का ब्यूटी पार्लर जो है, जो एक सेवा व्यापार का उदाहरण है, उसमें किस किस प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं? अब हमने यहाँ पे बस 3 प्रकार बताए हैं, और भी कई प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं। एक तो है बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति, गृहिणियां, और तीसरा ब्राइडल या दुल्हन का मेकअप करवाने वाली, शायद ये कॉलेज में जाने वाली औरतें होंगी या कॉलेज खत्म करके कुछ साल हुए होंगे इनके। हो सकता है शायद इनसे छोटी लड़कियां भी, कम उम्र की लड़कियां भी आती होंगी कभी कभी अपना हेयर कट वगैरह करवाने, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बस उदाहरण के तौर पर हमने 3 अलग प्रकार के ग्राहक लिखे हैं। और ये किस तरह से अलग हैं? दूसरा कारक जो था लिंग, उस पर ध्यान दीजिए, ये सब महिलाएं हैं। जरूरी नहीं है कि हर सेवा के व्यापार में महिलाएं ही होंगी, ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके ग्राहक पूरे के पूरे ग्राहक महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे। पर नमिता के ब्यूटी पार्लर में अधिकतर महिलाएं ही जाती हैं और वे उम्र में अलग हैं। इस उदाहरण में बूढ़े या बुजुर्ग महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, और ब्राइडल और दुल्हन का मेकअप कराने वाली लड़कियां हैं। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं उत्पादन व्यापार का। लीना अचार बनाती हैं और अचार बेचती हैं। वो अलग अलग ग्राहकों को अचार बेचती हैं। किस किस प्रकार के ग्राहक हैं? तो कुछ तो संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल है, कुछ होटल हैं,
और वो अलग अलग लोगों के घर घर जाकर अचार भी बेचती हैं। तो लीना के भी कई प्रकार के ग्राहक हैं, और जो घरों में रहते हैं, अगर आप विस्तार से देखना चाहें तो जो घरों में रहते हैं उनको भी अलग अलग गुटों में विभाजित कर सकते हैं। वो किस एरिया में उनके घर हैं, या वो घरों में किनको बेच रहे, अधिकतर गृहिणियों को बेच रही होंगी। तो इस हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे 3 प्रकार से विभाजित किया है। आप और प्रकार से भी विभाजित कर सकते हो, क्योंकि पिछले स्लाइड पे आपको 5-6 कारक बताए गए थे। उसी प्रकार से मान लीजिए अभी एक क्रय विक्रय का दुकान देखते हैं, माया के फलों की दुकान। इसमें निम्न प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं। माया कहाँ कहाँ फल बेच सकती है? स्कूल में बेच सकती है, घर घर जाकर बेच सकती है, और अगर वो बाजार में बेचती है, बाजार में भी अपना दुकान लगाती है, या बाजार में बैठकर बेचती है, सड़क के किनारे बैठकर बेचती है, तो शायद आते जाते लोग भी उससे खरीद सकेंगे। और जिस प्रकार से हमने लीना के लिए देखा था, ये 3 से ज्यादा भी गुट हो सकते हैं। शायद वो कुछ मात्रा में फल होटल को भी भेज सकती है, और भी गुट हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये किन किन प्रकार से किस किस समुदाय को बेच सकती है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ 3 प्रकार के ग्राहकों के बारे में को मेंशन किया है। अभी हमने ग्राहक और उनके प्रकार समझ लिया है। इसके बाद आते हैं ग्राहक की जरूरतों पर। अब ग्राहक की जरूरतें समझना क्यों अनिवार्य है? इसलिए कि अगर आप उनकी जरूरतें नहीं समझेंगे तो आप उनको उनकी पसंद की वस्तु या सेवा नहीं दे पाएंगे, और फिर वो शायद प्रतियोगी से खरीदेंगे, प्रतिद्वंदी से खरीदेंगे, या आप जितने पैसे मांग रहे हैं उतना देने को तैयार नहीं होंगे, और धीरे धीरे आपके व्यापार की लाभप्रदता और दूसरा आपके व्यापार की आमदनी दोनों कम होने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ग्राहक की जरूरतों को समझें, और किन ग्राहकों की जरूरतों को समझना चाहिए। मौजूदा ग्राहकों के साथ साथ उन सभी नए ग्राहकों के लिए भी ये सच है जो एक व्यवसाय आकर्षित करना चाहता हो। तो कुछ ग्राहक मौजूदा हैं जो आपके बिजनेस से खरीदते हैं, पर अगर आपको व्यवसाय बढ़ाना है तो आपको उन ग्राहकों के बारे में भी सोचना है, उनकी जरूरतों के बारे में भी सोचना है, जो आज के दिन आपके ग्राहक नहीं हैं पर कल हो सकते हैं। जिस तरह प्रतिद्वंद्वी आपके ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है, आप भी उनके ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हो, या उस प्रकार के ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हो जिन्होंने कभी इस प्रकार की वस्तु का या सेवा का इस्तेमाल किया ही नहीं हो। पर हमेशा आपको भी सोचना पड़ेगा कि मौजूदा ग्राहकों के अलावा नए ग्राहकों को किस तरह से आकर्षित किया जाए, और इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्राहकों की जरूरतें क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं। अभी उत्पादन व्यापार का उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण देखा था लीना की अचार की दुकान का, तो लीना की अचार की दुकान पर आमतौर से हमने 3 प्रकार के ग्राहक देखे थे।
पहले स्कूल, दूसरे होटल और तीसरे घर। और इन सब की किस प्रकार से अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, ये सोचना लीना के लिए बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए लीना ने थोड़ा सा सोचा और लीना को इस प्रकार से लगा कि स्कूल में अगर वो स्कूल को बेचती है तो बच्चों के लिए कम मसालेदार अचार चाहेगी और बिना पैकिंग के बड़ी मात्रा में अचार की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कूल जो है वो बड़ी मात्रा में खरीदेंगे और चूंकि बच्चे खाने वाले हैं वो अचार, तो उसमें ज्यादा मिर्च या मसाला नहीं हो सकता है। अगर वो होटलों में बेच रही है तो फिर ज्यादा मसालेदार अचार चाहिए रहेगा उन्हें, और उन्हें भी बड़ी मात्रा में चाहिए रहेगा। और अगर वो घरों में बेच रही है तो उनको छोटे बॉटल में चाहिए। उनको घरों में केजी के हिसाब से अचार नहीं खरीदा जाता, तो उसको छोटे छोटे 100 ग्राम और पाव किलो की बॉटल में अचार पैक करना पड़ेगा। और घरों के लिए उसको अलग अलग वैरायटी के अचार बनाने पड़ेंगे, क्योंकि घर में अलग अलग व्यक्ति को अलग प्रकार के अचार शायद पसंद होंगे। तो इस तरह से अलग तरह के ग्राहकों के लिए लीना को अलग तरह का अचार भी बनाना पड़ेगा। अगर वो वही कम मसालेदार अचार जो स्कूल में बेच रही है उसी को होटल में जाके बेचेगी, तो अगली बार होटल का मालिक उससे अचार खरीदेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जो वो होटल में बेचती है जिसमें ज्यादा मसाला है, जिसमें शायद ज्यादा मिर्च भी है, वही अगर स्कूल में बेचा और स्कूल ने वो अचार कैंटीन में बच्चों को भोजन के साथ दिया, तो अगले दिन हो सकता है कई सारे बच्चों के पेट में दर्द हो और फिर स्कूल उससे आगे अचार खरीदना बंद कर दे। तो अगर लीना स्कूल और होटल दोनों के लिए, दोनों को अपना ग्राहक समूह रखना चाहती है, तो उसको 2 अलग तरह के अचार बनाने पड़ेंगे। अगर एक ही उसका ग्राहक समूह है, सब स्कूल्स के पास जा रही है, तो उसको स्कूल्स जो चाहते हैं उस प्रकार की अचार बनानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो ग्राहक समूह कौन कौन से हैं वो समझना पड़ेगा, और फिर उनकी जरूरतें क्या है ये समझना पड़ेगा, और जरूरत अनुसार आपको पदार्थ या सेवा देनी पड़ेगी ग्राहकों को। एक और उदाहरण देखते हैं। तो ये माया की फलों की दुकान है, जो एक क्रय विक्रय व्यापार का उदाहरण है। अब माया के फल की दुकान पर निम्न प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था, स्कूल, घर और सड़क पर आते जाते लोग। इनकी भी अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं। स्कूलों के लिए अगर वो स्कूल में बेचना चाहती है तो शायद बच्चों में बांटने के लिए बड़ी मात्रा में एक ही टाइम पे फल बिक जाते होंगे। पर अगर घरों में बेच रही है तो शायद 6, 10, 12 इस प्रकार के गुच्छों में फल बेचेगी। सड़क पर आते जाते लोग अगर उसके ग्राहक हैं तो शायद एक समय पर 1 या 2 फल ही खाएंगे। तो इस प्रकार से माया को भी सोचना पड़ेगा कि उसके अलग अलग ग्राहक समूह क्या हैं और उनकी जरूरतें क्या है, वो उसको किस प्रकार से पूरा करें। अभी सेवा के उत्पाद के बारे में सोचते हैं। तो नमिता के ब्यूटी पार्लर के बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें भी हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के ग्राहक हो सकते हैं और उनकी जरूरतें अलग होंगी। हमने सोचा था बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति, गृहिणियां और ब्राइडल या दुल्हन का मेकअप कराने वाले लोग।
तो अगर आप ब्राइडल मेकअप जो कराती हैं उनके बारे में सोचें तो उन्हें शायद जो मेकअप उपलब्ध है उसमें से सबसे अच्छा चाहिए, क्योंकि शादी तो एक ही बार करनी है सबने, ये मौका एक ही बार आएगा और ये इनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और सुखदायी दिन है। तो वो पैसे देने में झिझक नहीं करेंगी। उनको सबसे अच्छी क्वालिटी का मेकअप चाहिए, उनको सुंदर दिखना है और उसमें जितने पैसे लगेंगे वो देने को तैयार होंगे। पर अगर आप बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में सोचें, अगर नमिता के ब्यूटी पार्लर के पास अधिकतर बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं और यही नमिता के लिए सबसे बड़ा ग्राहक समूह है, तो शायद वो पैसों का सदुपयोग करना चाहेंगे। हाँ, और वो उनके पास वक्त भी होगा, तो शायद समय से या जल्दी जल्दी बाल कटवाना है ये उनके लिए प्राथमिकता नहीं रखेगा, लेकिन वो उतने पैसे भी नहीं दे पाएंगे। और अगर नमिता इस प्रकार के एरिया में है जहां पे उनकी अधिकतर ग्राहक गृहिणियां हैं, तो नमिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उनके लिए जो भी सेवा उपलब्ध कराती है फटाफट करें, क्योंकि गृहिणियों के पास समय ज्यादा रहेगा नहीं, उन्हें फटाफट वापस घर लौटना है। शायद वो भी ज्यादा पैसे खर्च न करना चाहें। शायद उनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो ये पसंद करे कि नमिता घर पर आकर सेवा दे। ऐसा भी हो सकता है, और हमने वास्तव में इस प्रकार के भी उदाहरण देखे हैं कि जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं वो उस कमरे में 1-2 खिलौने भी रखती हैं। तो अगर कोई अपने छोटे बच्चे को लेकर आए, तो जब तक माँ का हेयर कट या आईब्रोज हो रहा है, बच्चा खिलौने के साथ खेलता रहे और शांत रहे। तो अलग अलग ग्राहक समूह की अलग अलग जरूरतें हैं, और नमिता या जो भी ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो इन जरूरतों को किस प्रकार से पूरा करे और किस किस ग्राहक समूह की कितनी जरूरतों को वो पूरा कर सकती हैं। अभी हमने ये 3 उदाहरण देख लिए। अभी वापस जाते हैं रामू की स्वादिष्ट चाय की दुकान पर एक और प्रश्न के साथ। तो पहले हमने पूछा था कि रामू की टेस्टी चाय की दुकान पर किस किस प्रकार के ग्राहक आते होंगे, और आपने शायद कुछ मिनट इसके बारे में सोचा भी होगा। अभी दूसरा प्रश्न ये है कि रामू की टेस्टी चाय की दुकान में जो ग्राहक आते हैं उनकी जरूरतों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उनकी जरूरतें क्या होंगी उसके बारे में सोचिए, और उनकी जरूरत, एक ग्राहक समूह की जरूरत दूसरे ग्राहक समूह से किस तरह से अलग होगी इसके बारे में सोचिए। यहाँ मैं आपसे एक और बार विनती करूंगी, अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और 2-3 मिनट इसके बारे में सोचिए। अगर आपके पास पेपर और पेन है तो लिख भी डालिए। उदाहरण के तौर पे हमने 2-3 ग्राहक समूह यहाँ लिख भी लिए हैं। बस में जाने वाले यात्री, मजदूर, स्कूल के बच्चे, इन ग्राहक समूहों की जरूरत क्या क्या है, क्या ये एक दूसरे से अलग हैं, और इनके अलावा अगर आप और ग्राहक समूहों के बारे में भी सोच सकते हैं तो उनके बारे में भी लिख डालिए। फिर कुछ मिनट सोचने के बाद, ये लिखने के बाद दोबारा वीडियो ऑन कीजिए और हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए पहला ग्राहक समूह, अगर रामू की दुकान हाईवे पे है, शायद, या शहर के अंदर भी, शायद मजदूर होंगे। इसके एक ग्राहक समूह मजदूरों का भी हो सकता है जो काम पे जा रहे हों या काम से लौट रहे हों।
मजदूरों की जरूरतें क्या हो सकती हैं? पहले इनको काफी मेहनत का काम करना है, ये काफी थक जाते हैं, तो इनको शायद बिल्कुल कड़क चाय चाहिए जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो और मजदूरों की पैसे देने की क्षमता कम है, तो इनको शायद कम दाम में चाहिए। और अगर आप देखें जो यात्री हैं, मान लीजिए जो बसों में आ रहे हैं वगैरह, तो उनको शायद जब ये इस दुकान पे रुकते, रामू की टेस्टी टी शॉप पे रुकते हैं, तो शायद बैठने की भी व्यवस्था चाहिए। उनको शायद जल्दी से खाने पीने की वस्तु चाहिए, इनके पास भी वक्त ज्यादा है नहीं क्योंकि बस निकल जाएगी, और शायद इनको खाने की वस्तुएं ज्यादा चाहिए। मजदूरों का शायद कड़क चाय और थोड़ा बिस्कुट में हो जाता होगा, बस में सफर करने वाले यात्रियों को शायद इसके अलावा कुछ और भी चाहिए। और अगर छोटे बच्चे भी ग्राहक समूह हैं तो शायद इस चाय की दुकान पे उनके लिए भी कुछ चाहिए, शायद वो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी रख ले या बॉर्नवीटा रख ले। एक ग्राहक समूह कार में जाने वाले लोगों का भी हो सकता है, और इस ग्राहक समूह में ज्यादा पैसे देने की क्षमता है, पर एक्सक्यूज मी, इनको ज्यादा वस्तुएं चाहिए, खाने की, बैठने की ज्यादा व्यवस्था चाहिए। तो इस प्रकार से हर ग्राहक समूह की जरूरतें अलग हैं। ये आप साफ देख सकते हैं पिछले कुछ मिनटों के डिस्कशन से कि एक तो उन्हें किस प्रकार के खाने पीने की वस्तु चाहिए वो अलग है, दूसरा उनको किस प्रकार की बैठने की सेवाएं चाहिए या बैठने की टेबल कुर्सी वगैरह चाहिए वो अलग है, और तीसरा उनका दाम भरने की क्षमता भी अलग है, वो कितने पैसे दे सकेंगे वो बिल्कुल अलग है। तो आपकी उत्पाद या सेवा का कौन सा ग्राहक समूह है या कौन आपकी ग्राहक समूह में मौजूद है, उनकी जरूरतें क्या है, उससे आपके व्यापार को बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है। ग्राहकों की जरूरतों पर एक दो पॉइंट और। अक्सर उत्पाद खरीदने के निर्णय में कई लोग शामिल होते हैं, इसलिए व्यवसाय को सभी की जरूरतों का ख्याल रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले ही हमने ये 2-3 उदाहरण देखे थे जिनमें ग्राहक और उपभोक्ता या उपयोगकर्ता अलग है। उन्हीं उदाहरणों पे दोबारा चर्चा करते हैं। समझ लीजिए माँ और बेटी जाते हैं नमिता के ब्यूटी पार्लर पर बेटी की ब्राइडल मेकअप के लिए। पैसे माँ देती हैं इसलिए ग्राहक वो हैं, पर उपयोगकर्ता उनकी बेटी हैं। तो इस केस में नमिता को माँ की जरूरतों को समझना है, बेटी की जरूरतों को समझना है, या दोनों की जरूरतों को। तो इस आसान से उदाहरण में बिल्कुल स्पष्ट है कि नमिता को दोनों की जरूरतों को समझना होगा, क्योंकि अगर माँ असंतुष्ट है तो वो शायद पूरे पैसे देने से झिझकेंगी या फिर दूसरों को बताएंगी कि वो असंतुष्ट हैं, उनके दोस्त अपनी बेटियों को यहाँ लेकर नहीं आएंगे और नमिता के व्यापार पे फर्क पड़ेगा। अगर बेटी असंतुष्ट है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो हमेशा नमिता को दोनों की जरूरतों के बारे में सोचना पड़ेगा। वैसे ही अगर कनकू के जनरल स्टोर में पिता और छोटा लड़का दोनों नोटबुक खरीदते हैं तो कनकू को दोनों की जरूरतों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये पॉइंट कि उत्पाद खरीदने के निर्णय में कई लोग शामिल होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब होता है जब आप किसी संस्था को बेच रहे हो, चाहे वो कॉलेज कैंटीन हो, वो होटल हो। इन सब जगहों में कई बार अलग अलग लोग खरीदने के निश्चय में शामिल होते हैं और आपको उन सब की जरूरतों पर ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें पूरा करना पड़ता है। मान लीजिए कॉलेज कैंटीन को आप सब्जियां बेच रहे हो तो आपको प्रबंधक पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी क्या जरूरतें हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप सब्जियां किसी एक वक्त पे आकर डिलीवर करें, उनके लिए शायद वक्त जरूरी होगा। आप किस दाम पे बेच रहे हो इस पे भी प्रबंधक निगरानी रखेंगे। और छात्र भी हैं, जरूरी है क्योंकि वो उपयोगकर्ता हैं, जब सब्जी बनाई जाएगी वही खाने वाले हैं, तो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड छात्रों की जरूरतें होंगी। अच्छा, अभी हमने ग्राहकों के प्रकार के बारे में सोच लिया, हमने हर ग्राहक समूह के क्या जरूरतें हैं ये भी सोच लिया। अभी हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि ये जानना भी आवश्यक है कि कौन सी जरूरतें ग्राहकों के लिए आवश्यक है। तो हर प्रकार के संभावित और मौजूद ग्राहकों की जरूरतों को जानने के बाद ये जानना अच्छा विचार है कि उनमें से कौन सी जरूरतें ग्राहक के लिए आवश्यक हैं। किसी भी उत्पाद या सेवा के लिए अनिवार्य है कि वो ग्राहक की आवश्यक जरूरतों को पूरा करे। तो मुख्य बिंदु ये है कि हमें ग्राहक की आवश्यक जरूरतों को समझना होगा ताकि हम उत्पाद या सेवा को बेहतर बना सके। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि अब आपने देखा, किसी भी ग्राहक समूह की कई जरूरतें होती हैं, उन सब को पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो आपको अपने व्यवसाय में ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी जरूरतें ग्राहक के लिए आवश्यक हैं, उनको आपको पूरा करना होगा। जो जरूरतें इतनी आवश्यक नहीं है उनको शायद आप पूरा करें, शायद ना करें, लेकिन आवश्यक जरूरतों की पूर्ति तो आपको करनी ही होगी। अभी ये आवश्यक जरूरतें क्या है, या इंग्लिश में इन्हें कहते हैं मस्ट हैव नीड्स। तो एक उदाहरण देखते हैं, क्रय विक्रय व्यापार को देखते हैं। मान लीजिए रूपा कनकू के जनरल स्टोर से सामान खरीदती है और आज उसको अपने मोबाइल फोन के लिए एक कवर चाहिए। तो रूपा को किस प्रकार का कवर चाहिए? रूपा के लिए सबसे जरूरी है कि ये कवर उनके बजट के अंदर आना चाहिए, ये उनकी आवश्यक जरूरत है। उनकी एक जरूरत ये भी है कि कवर भूरे रंग का होना चाहिए, लेकिन वो अन्य रंग का कवर लेने को भी तैयार है अगर वो उनके बजट में बैठ गया। तो कवर का रंग रूपा के लिए आवश्यक जरूरत नहीं है, बजट में होना बिल्कुल आवश्यक जरूरत है। तो इस तरह से हम ग्राहकों की जरूरतों के बारे में सोच सकते हैं, ग्राहकों की जरूरतों को भी विभाजित कर सकते हैं कि कौन सी जरूरतें आवश्यक हैं और कौन सी आवश्यक नहीं है।
और दो उदाहरण भी देखते हैं। उत्पादन व्यापार का उदाहरण देख लीजिए। गणेश लीना के अचारों की दुकान का एक ग्राहक है। अभी गणेश के लिए क्या आवश्यक है कि ये अचार छोटी बोतल में होना चाहिए, क्योंकि वो इसको लेकर घर जाएगा। अब वो आम का अचार खरीदना चाहता है, लेकिन अगर आम का अचार नहीं है लीना के पास, तो वो और कोई भी खरीदने को तैयार है, जैसे कि नींबू का अचार वगैरह, क्योंकि उसे लीना के सभी अचार अच्छे लगते हैं। तो उसके लिए आवश्यक जरूरत क्या है कि वो अचार छोटी बोतल में होना चाहिए। वो 1 केजी के बोतल 1 केजी अचार खरीदकर अगर घर जाएगा तो उसकी बेसिकली बहुत पिटाई हो सकती है। उसकी बीवी उसे बहुत डांटेगी, क्योंकि ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और वो अचार उतने समय में घर में पड़ा पड़ा शायद खराब भी हो जाएगा। इसलिए उसको छोटे बोतल में ही अचार खरीदना है, ये इसकी आवश्यक जरूरत है। इस जरूरत पर वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसको बदल नहीं सकता। पर अगर आम का अचार नहीं है, वो दूसरा खरीदने को भी तैयार है। इसके लिए अर्थात उसके लिए आम का अचार होना आवश्यक जरूरत नहीं है। तीसरा उदाहरण देखते हैं सेवा व्यापार में। लक्ष्मी नमिता के ब्यूटी पार्लर की एक ग्राहक है। लक्ष्मी अपने 3 बच्चों को घर को पर छोड़कर ब्यूटी पार्लर नहीं आ सकती। लक्ष्मी चाहती है कि नमिता घर पर आकर सेवा प्रदान करे। तो लक्ष्मी के लिए ये आवश्यक जरूरत है कि जिस ब्यूटी पार्लर से भी वो सेवा लेती हैं, वो महिला घर पर आकर सेवा प्रदान करे। लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकती, तो घर पर ही सर्विस करवाना ये उनकी आवश्यक जरूरत है। वह घर पर आकर सेवा देने के लिए थोड़ी अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार है। तो लक्ष्मी के लिए बजट के भीतर होना एक आवश्यक जरूरत नहीं है। नमिता थोड़ा ज्यादा दाम भी मांगेंगी तो लक्ष्मी देने को तैयार है, पर उनके लिए यह आवश्यक है कि नमिता घर पर आकर सेवा प्रदान करें। इसलिए एक और बात पर आप यहाँ पे गौर कीजिए कि हर बार कम कीमत का होना यह आवश्यक जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो पहले उदाहरण में जहां पे हमने क्रय विक्रय के व्यापार का उदाहरण लिया था, कनकू जी की जनरल स्टोर का, किराने की दुकान का, तो रूपा के लिए फोन का बजट में होना ये बिल्कुल आवश्यक जरूरत था, ये रूपा की आवश्यक जरूरत थी। लेकिन लक्ष्मी के लिए बजट के भीतर होना वो आवश्यक जरूरत नहीं है। वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है। तो अलग अलग ग्राहक समूह की पैसे देने की क्षमता भी अलग अलग है। हमेशा ऐसे नहीं है कि कम कीमत का होना ही आवश्यक जरूरत है। कई बार कोई और चीज ग्राहक के लिए ज्यादा जरूरी होती है। अभी फिर से आप ही के विचार के लिए एक प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ लेती हूँ, आपको समझा देती हूँ, फिर से विनती करती हूँ आपके पास कुछ मिनट हैं तो वीडियो पॉज करके आप जवाब के बारे में सोचिए। अभी सुंदरी गारमेंट्स नाम की कपड़े बेचने की दुकान है। मतलब कपड़ा मतलब क्लॉथ शॉप नहीं है, ये रेडीमेड गारमेंट्स बेचती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के सूट, साड़ियाँ, पैंट, शर्ट, सलवार कमीज, फ्रॉक, ड्रेस वगैरह वगैरह बेच सकती हैं। अभी सुंदरी गारमेंट्स के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के बारे में सोचिए, उनकी आवश्यक जरूरतें क्या हैं। तो हर प्रकार के ग्राहक समूह की आवश्यक जरूरतें क्या हैं और क्या हम उन उत्पादों या सेवाओं के बारे में सोच सकते हैं जो आवश्यक जरूरतों को पूरा करेंगी।
इस बात पे आप कुछ मिनट खुद ही सोच लीजिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अभी हमने ग्राहक और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में सोचा और सुना। आपने विभिन्न ग्राहक समूहों की जरूरतों के बारे में भी सुना। अभी तीसरे विषय पे आते हैं कि ग्राहकों की रूपरेखा या प्रोफाइल तैयार करना। अभी ग्राहकों की रूपरेखा क्या है और इसे हम क्यों बनाते हैं। नीचे मुख्य बिंदु से शुरू करते हैं। हमें अपने ग्राहकों को बेहतर समझने के लिए उनकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और ये रूपरेखा क्या है? पिछले 1 घंटे से हम इनकी रूपरेखा के अलग अलग हिस्सों के बारे में ही बात कर रहे थे। तो इनको एक साथ जोड़कर रूपरेखा में क्या क्या शामिल है वो समझते हैं। रूपरेखा तैयार करने में शामिल हैं निम्न बातों को समझना। पहला, ग्राहक किस किस प्रकार के हैं इसके बारे में विवरण। दूसरा, ग्राहकों की जरूरतें और उनकी उनमें से आवश्यक कौन सी हैं। तीसरा, जो उत्पाद या सेवा हम अभी बेच रहे हैं उसके प्रति ग्राहक का मौजूदा बर्ताव और रवैया क्या है, ये समझना। हम पहले दोनों भागों को देख चुके हैं जैसा कि मैंने कहा। अभी तीसरा भाग देखते हैं कि जो उत्पाद या सेवा हम अभी बेच रहे हैं उसके प्रति ग्राहकों का मौजूदा बर्ताव या रवैया कैसे है। एक सेकंड, सॉरी। हम 2 उदाहरण देखेंगे और पहले ये समझेंगे कि हम ग्राहकों के मौजूदा बर्ताव या रवैये के बारे में क्यों सोचना चाहते हैं। वो इसलिए कि ग्राहकों की मौजूदा आदतें और व्यवहार बिक्री को प्रभावित कर सकते हैं, बिक्री को भी, लाभ को भी, और इससे हमारे व्यापार पे बहुत फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए ये समझ लीजिए कि आपकी एक आभूषण की दुकान है। अगर आप उस दुकान में पूरे साल भर उसी प्रकार की ज्वेलरी, मालाएं, कान की बालियां, कंगन वगैरह रखते हैं तो क्या होगा। एक ये हो सकता है कि अगर आप देखेंगे भारत में कम से कम अक्टूबर और फरवरी के बीच में अधिकतर त्योहार आते हैं और अधिकतर शादी का भी सीजन होता है। बाकी महीनों में आभूषण की बिक्री थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप साल भर सामान्य मालाएं, कंगन, बालियां वगैरह रखेंगे तो पहले तो अक्टूबर और फरवरी में जब सबसे ज्यादा मात्रा में बिक्री होती है तब आपकी बिक्री उतनी होगी नहीं, क्योंकि आपने उतना स्टॉक रखा नहीं है आपकी दुकान में। और बाकी महीनों में जितना आपके दुकान में स्टॉक है वो पूरा बिकेगा नहीं, तो आपके व्यापार को दोनों तरफ से हानि हो रही है। लेकिन अगर उसी आभूषण के दुकान का मालिक देखता है
कि अधिक महंगे आइटम केवल त्योहार और शादी के मौसम के दौरान खरीदे जाते हैं और अधिक महंगे आइटम केवल उन महीनों में रखता है अपनी दुकान में, तो उसको एक तो पूरे वर्ष ज्यादा मात्रा में स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसकी पूंजी बच जाती है। और दूसरा, उन महीनों में जब वो ज्यादा बिकेंगे उसकी बिक्री बढ़ती भी है, क्योंकि उसने वो आइटम रखे हैं अपनी दुकान में उस टाइम पर। इसलिए उसको ग्राहक की मौजूदा व्यवहार कि वो कब खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, ये समझकर उसको काफी फायदा होगा। दूसरा वास्तविक एग्जाम्पल है जो हमने कुछ साल पहले देखा था। राजस्थान में ऊर्जा नाम का सोया दूध का व्यवसाय है। तो वो सोया मिल्क या सोया से बनाया गया दूध स्कूल को बेचते थे और स्कूल के कैंटीन से उसको बच्चे खरीद सकते थे। ऊर्जा जो चलाते हैं उन्होंने देखा कि बच्चों को उस सोया मिल्क का स्वाद कुछ पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फिर कुछ जांच पड़ताल करके और अपना प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर लाके सोया दूध में आम का स्वाद मिलाया। इसके बाद इन्होंने देखा कि उसकी बिक्री काफी बढ़ गई। तो उन्हें भी समझना पड़ा कि बच्चों को क्या पसंद है, उनकी फिलहाल आदतें क्या हैं, वो किस प्रकार का पेय पदार्थ खरीदना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, और फिर उन्होंने अपने उत्पाद को बदला ताकि वो ग्राहकों को पसंद आए। तो मुख्य बिंदु ये है, हमें उपभोक्ता के मौजूदा व्यवहारों के बारे में सोचना जरूरी है, विशेष रूप से जो हमारे उत्पाद के लिए उनकी आवश्यकता को या फिर इस संभावना को कि वे हमसे खरीदेंगे, इसको बढ़ाते या घटाते हैं। उन व्यवहारों के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। अभी जो सुंदरी गारमेंट्स के बारे में हमने कुछ देर पहले जिक्र की थी, उसी पर एक दूसरा प्रश्न। हाँ, पहला प्रश्न हम पूछ चुके थे कि ग्राहक किन किन प्रकार के हैं और इनका वर्णन कीजिए। अभी ये भी सोचिए, ये भी पूछा था कि उनकी जरूरतें और आवश्यक जरूरतें क्या हैं। और अभी तीसरा प्रश्न, उनके मौजूदा बर्ताव का भी वर्णन कीजिए। और ये आप कुछ मिनट के लिए खुद सोचिए। सुंदरी गारमेंट्स के लिए कई प्रकार के ग्राहक समूह हैं। इन ग्राहक किस किस प्रकार के ग्राहक समूह हो सकते हैं, उनकी जरूरतें क्या हो सकती हैं, उनके मौजूदा बर्ताव और रवैये क्या हो सकते हैं। फिर से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद 2-3 मिनट के लिए सोचिए, फिर हम और चर्चा करते हैं। तो ये तीसरा असाइनमेंट है अगर आप सोचें इस टॉपिक का। अच्छा, आपने अभी तक सोच लिया होगा और वीडियो रिज्यूम कर दिया होगा, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी थोड़ा सा इस सुंदरी गारमेंट्स के बारे में बताती हूँ। मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगी, बस आपको कुछ हिंट या कुछ टिप्पणी दे दूंगी। तो पहले तो ये सोच सकते हैं ग्राहक किस किस प्रकार के होंगे सुंदरी गारमेंट्स के, तो ये सोचना पड़ेगा। और अगर आप ग्राहक किस किस प्रकार के हैं उसकी 5 कारकों के बारे में सोचेंगे, तो सबसे पहला था उनकी उम्र। तो सुंदरी गारमेंट्स में आप ये सोच सकते हैं कि अधिकतर ग्राहक या उपयोगकर्ता किस उम्र के होंगे।
क्या स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे? फिर यहाँ पे स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, बच्चों के लिए शॉर्ट्स, टी शर्ट, फ्रॉक, ड्रेस, ये सब रखना ज्यादा जरूरी है और इनका अधिकतर स्टॉक इसी प्रकार से होना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि गृहिणियां अधिकतर इनके पास आती हों, फिर उनको साड़ियां रखनी पड़ेंगी। सुंदरी गारमेंट्स में जो गृहिणियां आती हैं उनका बजट क्या है, उनके घर की मासिक आय क्या है, वो साड़ी पे कितना खर्च करना चाहेंगी। जो सुंदरी गारमेंट्स चलाते हैं ये उनको सोचना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि 2-3 महीने पहले हमने किसी से बात की थी, जो गांव में कपड़े की दुकान चलाते हैं वो साड़ियां खरीदते हैं और वो बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके दुकान में कोई भी साड़ी साधारण तौर पे 300 रुपए, उसका दाम 300 रुपए से ज्यादा होना नहीं चाहिए। केवल त्योहारों के वक्त वो 500-600 रुपए की साड़ियां रखते हैं, नहीं तो वो हमेशा 300 के नीचे की साड़ी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव में जो महिलाएं हैं उनके बजट में यही बैठते हैं। तो इसी प्रकार से सुंदरी गारमेंट्स के मालिक को भी सोचना पड़ेगा कि यहाँ से खरीदने वाले लोग, उनकी बजट कितनी है, किस प्रकार की साड़ियां रखें। ये भी सोचना पड़ेगा कि वो किस उम्र में है, इससे उनको कितने फैशनेबल कपड़े चाहिए ये भी फर्क पड़ता है। अगर कॉलेज जाने वाले लोग आ रहे हैं, अगर मान लीजिए सुंदरी गारमेंट्स कोई कॉलेज के पास है, तो कॉलेज जाने वाली लड़कियों को बिल्कुल नए फैशन के कपड़े चाहिए रहेंगे। लेकिन शायद अगर गृहिणियां जा रही हो तो उनको फैशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क तो पड़ेगा पर शायद इतना ज्यादा नहीं, और बजट ज्यादा जरूरी होगा। तो इसी तरह से जब सुंदरी गारमेंट्स के मालिक समझेंगे कि उनके दुकान में आने वाले लोगों की जरूरतें क्या हैं, उनमें से कौन सी जरूरतें आवश्यक हैं, उनके मौजूदा बर्ताव और रवैये क्या हैं, तभी वो सही प्रकार का स्टॉक रख सकेंगे अपनी दुकान पर और अपने ग्राहकों को खुश रख सकेंगे। तो सुंदरी गारमेंट्स जैसे उदाहरण में के ऊपर हम अगर चाहें तो आधा घंटा 1 घंटा का भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस पे आप खुद थोड़ा और सोचिए कि इस दुकान में किस तरह के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए ताकि ग्राहक बार बार आए और दुकानदार को खूब मुनाफा हो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी पिछले 1.5 घंटों में जो जो सुना और डिस्कस किया उसकी मुख्य बिंदु क्या है। अगर हम अपना व्यापार चला रहे हैं तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि हम जो भी बनाएंगे वो आसानी से बिक जाएगा। ये सबसे जरूरी है समझना। हमें सिर्फ वे ही उत्पाद या सेवाएं बनानी चाहिए जो ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करें, और ग्राहकों की जरूरतें समय के साथ बदल सकती हैं, इसलिए उनसे बात करके इन परिवर्तनों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। इसका एक बहुत ही सुनहरा उदाहरण हमें एक छोटे से व्यवसाय चलाने वाली महिला ने दिया था कुछ महीने पहले। वो टेलरिंग का काम करती हैं घर से ही, और उनके अधिकतर ग्राहक गृहिणियां हैं जिनको साड़ी के साथ पहनने के लिए ब्लाउज सिलवाना है। तो वो हमें बता रही थी कि कुछ साल पहले ब्लाउज पे लेस या एम्ब्रॉयडरी या डोरी वगैरह बहुत कम लगता था। तो कभी कभी किसी को चाहिए होता था तो वो अपने साथ लेके आते थे और उनको ब्लाउज का कपड़ा और डोरी या लेस
दोनों दे देते थे। पर आजकल सामान्य तौर पे सभी को ये चाहिए, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की डोरियां, लेस, एम्ब्रॉयडरी वगैरह अपने पास ही रखने लगी हैं, क्योंकि अधिकतर ग्राहकों को ये चाहिए। तो उन्होंने समझ लिया है कि उनके ग्राहक किस तरह से बदल गए हैं और उनकी अब नई नई जरूरतें क्या है। तो मुख्य बिंदु एक और बार दोहरा देती हूँ, ग्राहक की जरूरत समय के साथ बदल सकती है, इसलिए उनसे बात करके इन परिवर्तनों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। आपसे अगर धन्यवाद।